जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, पर अनजाने में आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओ। कुछ ऐसा ही होता है चीरो नाम की एक बच्ची के साथ, जो अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होने जा रही थी। इस सब में उसके माता पिता तो बहुत खुश थे, पर चीरो अभी भी अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोच रही थी। और काफी देर तक लगातार चलने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां काफी सारे छोटे छोटे पत्थर के मकान पड़े हुए थे। ये सब देखकर चीरो अपनी माँ से एक सवाल पूछती है, माँ ये सब क्या है? सवाल का जवाब देते हुए उसकी माँ ने उसे बताया कि ये लोगों की समाधियां थी, जिन पर उनके रिश्तेदार फूल चढ़ाया करते थे। इधर चीरो के पिता को अपने नए घर का रास्ता ठीक से याद नहीं था, पर इसके बावजूद भी वो पूरी रफ्तार से उस टूटे फूटे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। और कुछ ही देर बाद वो लोग एक गुफा के सामने पहुंच गए, जिसके बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था और जिस पर एक अजीब सी शक्ल बनी हुई थी। चीरो को ये सब काफी अजीब लग रहा था, पर उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसके माता पिता ने गुफा की दूसरी तरफ जाने का फैसला किया, जिसके बाद चीरो को भी मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ा। उस गुफा को पार करके वो एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गए, जहां उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उन्हें लगा कि शायद वो किसी स्टेशन के पास है, और इसीलिए वो और आगे बढ़ते चले गए। और उस कमरे से बाहर निकलते ही उनके सामने एक खुला मैदान था, जिसकी दूसरी तरफ कई सारी दुकानें बनी हुई थी। और उन दुकानों को देखते ही चीरो के पिता का मानना था कि वो लोग एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क में थे। चीरो ने उन्हें एक बार फिर रोकने की कोशिश की, मम्मी पापा प्लीज रुक जाओ, पर उसके माता पिता उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहे। और कुछ कदम चलते ही उन्हें खाने की ऐसी खुशबू आई, जिसे सूंघते सूंघते वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहां काफी सारा खाना सजा हुआ था। पर कई बार आवाज मारने पर भी कोई काउंटर पर नहीं आया, और इसीलिए उन्होंने खाना खाने के बाद पैसे देने का फैसला किया। जिसके बाद चीरो के माता पिता तो उस खाने पर टूट पड़े, पर इधर चीरो ने उस खाने को खाने से साफ इनकार कर दिया और वो अकेले ही घूमने निकल गई। आसपास की चीजों को देखते हुए वो एक ऐसे पुल पर पहुंच गई, जिसकी दूसरी तरफ एक अजीब सी इमारत बनी हुई थी और जिसके पास मौजूद चिमनी से लगातार धुआं निकल रहा था। और उसी पुल के नीचे से वही ट्रेन गुजरती थी जिसकी उन्होंने पहले आवाज सुनी थी। अभी चीरो ट्रेन को देख ही रही थी कि तभी एक अनजान लड़के ने उसे उस पुल पर देख लिया और उसने चीरो को सावधान करते हुए कहा, अंधेरा होने से पहले यहाँ से भाग जाओ। पर इससे पहले कि चीरो उससे कुछ कह पाती, तभी उस लड़के ने देखा कि इमारत के अंदर दिए जलने शुरू हो गए थे और उसने तुरंत ही चीरो को वहां से भागने को कहा, जाओ यहाँ से जाओ। जिसके बाद चीरो भी पूरी रफ्तार से अपने माता पिता की ओर भागी। पर अब वो बाजार खाली नहीं था, बल्कि जैसे जैसे दुकानों की लाइट जलती जा रही थी, वैसे वैसे पूरे बाजार में आत्माएं दिखने लगी थी। और इन्हीं आत्माओं से डरते डरते जब चीरो अपने माता पिता के पास पहुंची, तो उसने देखा कि वो दोनों पिग्स बन चुके थे, जिन्हें सिर्फ टेबल पर पड़े खाने से मतलब था। और तभी काउंटर की दूसरी तरफ खड़ी आत्मा ने चीरो के पिता को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो नीचे गिर गए। इधर चीरो के लिए ये सब देखना काफी मुश्किल था और इसीलिए वो उस दुकान से बाहर आ गई। पर अब अपने चारों तरफ मौजूद आत्माओं को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसीलिए उसने वापस गुफा की ओर जाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो आत्माओं से बचते बचते खुले मैदान के पास पहुंची, तो अब वहां पर वो मैदान था ही नहीं, बल्कि उस जगह पर एक नदी मौजूद थी, जिसकी दूसरी तरफ एक शहर बसा हुआ था, जहां से एक बोट चीरो की तरफ आ रही थी। अभी तक चीरो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। आइला, ये क्या हो रहा है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि तभी उस नाव से कुछ अजीब से लोग उतरने लगे, जिन्हें देखकर चीरो और ज्यादा डर गई और वो तुरंत ही वहां से भाग गई। कुछ देर बाद वही पुल वाला लड़का चीरो को ढूंढते ढूंढते नदी के पास आया। चीरो, चीरो, तुम कहाँ हो? जहां वो कोने में छुपी हुई थी। और उसने चीरो को शांत करते हुए खुद को उसका दोस्त बताया और साथ ही उसने चीरो को खाने के लिए गोली दी, क्योंकि उसके मुताबिक अगर चीरो ने उस जगह कुछ नहीं खाया तो वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। चीरो पहले तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर अब जब उसने देखा कि वो सच में गायब होती जा रही थी, तो उसने चुपचाप वो गोली खा ली, जिसके बाद वो वापस नॉर्मल हो गई। पर तभी अचानक उस लड़के को आसमान में उड़ती हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे देखते ही उसने चीरो को छुपने को कहा। चीरो, तुम छुप जाओ,
क्योंकि उसके मुताबिक वो चीरो को ही ढूंढ रही थी। और उस औरत के वहां से जाने के बाद जब उस लड़के ने चीरो को वहां से चलने को कहा तो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए उस लड़के ने चीरो के पैर पर कुछ जादू किया और उस जादू के बाद वो अपनी मामूली रफ्तार से काफी ज्यादा तेज भाग पा रही थी। और फिर वो लड़का चीरो को कई सारी जगहें पार कराता हुआ उसी इमारत के सामने ले आया जहां वो पहली बार मिले थे। और उसने चीरो को पुल पार करते समय अपनी सांस रोकने को कहा। अपनी सांस रोक लो ताकि जादू के चलते कोई उसे देख ना सके। पर यह काम चीरो के लिए काफी मुश्किल था और जैसे ही उस लड़के को एक मेंढक ने मास्टर हाकू कहकर बुलाया, मास्टर हाकू, तो चीरो ने सांस छोड़ दी, जिसके चलते उस मेंढक ने उसे देख लिया। पर तभी हाकू ने उस मेंढक को फ्रीज कर दिया और वो चीरो को लेकर पूरी रफ्तार से एक छोटे से दरवाजे में घुस गया। पर अभी तक अंदर मौजूद सभी आत्माओं को इंसानी खुशबू का एहसास हो गया था और अब चारों तरफ शोर मचा हुआ था। इसलिए हाकू ने चीरो को शोर शांत होने पर पीछे के दरवाजे से नीचे बॉयलर रूम में जाने को कहा, जहां उसे कामाजी से मिलकर उनसे अपने लिए काम मांगना था। साथ ही हाकू ने बताया कि कामाजी तुम्हें पहले तो साफ इनकार कर देंगे, पर अगर चीरो तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें किसी भी हाल में उनसे काम मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर युबाबा उसे जानवर बना देगी। असल में युबाबा एक जादूगरनी थी जो उस पूरे शहर पर राज करती थी। और हाकू के मुताबिक अगर चीरो ने किसी भी तरह कामाजी को काम देने के लिए मना लिया तो फिर युबाबा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पर आश्चर्य की बात यह थी कि हाकू को पहले से ही चीरो का नाम पता था और उसके मुताबिक वो उसे बचपन से जानता था। पर इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और बताता तभी उसे किसी ने अंदर बुला लिया। हाकू, अंदर आओ। जिसके कुछ मिनट बाद चीरो भी कामाजी से मिलने के लिए निकल गई। लेकिन नीचे उतरने की सीढ़ियां चीरो के लिए काफी बड़ी सीढ़ियां थी, जिनसे उतरना उसके लिए पहले तो काफी मुश्किल था। और इसी कोशिश में अचानक से एक सीढ़ी टूट गई, जिसके बाद तो चीरो डर के मारे बिना रुके भागते हुए नीचे पहुंच गई। और आखिरकार चीरो लोगों की नजरों से बचते हुए बॉयलर रूम में पहुंची गई, जहां उसने देखा कि कई सारे छोटे छोटे जीव कोयले को भट्टी में डाल रहे थे और वहीं पास में एक आदमी बैठा हुआ था जो अपने कई सारे हाथों की मदद से लगातार काम कर रहा था। ये सब देखकर चीरो काफी घबरा गई थी और अब तक कामाजी को भी वहां उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उन्होंने हथौड़े के एक इशारे में सभी जीव को वापस अपने अपने बिलों में भेज दिया। जिसके बाद चीरो ने हाकू का नाम लेकर उनसे अपने लिए काम मांगा। कामाजी के मुताबिक वो सिर्फ बॉयलर्स के मामूली गुलाम जरूर थे, पर इसके बावजूद भी उनके पास ना तो कोयले की कमी थी और ना ही काम करने वालों की। फिर भी उन्होंने चीरो को काम देने से साफ इनकार कर दिया। कैसा बुड्ढा है यार ये। जिसके बाद वो जीव और कामाजी वापस अपने काम में लग गए और इधर चीरो चुपचाप वहां बैठकर उन्हें देख रही थी कि तभी अचानक एक जीव कोयले के भार के नीचे दब गया और ये देखकर चीरो तुरंत ही उसकी मदद करने में लग गई और उसने जीव के बदले खुद भट्टी में उस कोयले को डाल दिया। और ये देखकर वहां मौजूद सभी जीव कोयले के भार के नीचे दबने की एक्टिंग करने लगे। मर गया मर गया मर गया। तभी कामाजी ने चीरो को किसी और के काम में दखल अंदाजी ना करने को कहा। देखो, किसी के काम में दखल अंदाजी मत करो, क्योंकि ऐसा करने में उनका श्राप टूट जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर चीरो को काम देने से साफ इनकार कर दिया और उसे कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाने को कहा। तभी लिन कामाजी के लिए खाना लेकर आई, जिसका मतलब था कि ये ब्रेक का समय था। पर तभी लिन की नजर वहां खड़ी चीरो पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उस दुनिया में इंसानों का दिखना कोई आम बात नहीं थी। साथ ही उसने चीरो को बताया कि उसकी जान खतरे में थी, क्योंकि ऊपर सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। तभी कामाजी ने चीरो का परिचय अपनी पोती के तौर पर करवाया और साथ ही लिन से चीरो को युकाबा के पास ले जाने को कहा, जिसके लिए लिन ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, पर एक रोस्टेड छिपकली के बदले में वो ये काम करने को तैयार हो गई। जिसके बाद चीरो अपनी जूतियां वहीं पर उतार कर चुपचाप लिन के पीछे पीछे चलने लग गई। रास्ते में लिन ने उसे बताया कि युबाबा इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, जहां पहुंचने के लिए उन्हें सभी की नजरों से बचते हुए जाना था। उस पूरी इमारत में एक होटल जैसा माहौल था और वो दोनों बचते बचाते युबाबा के कमरे तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनकी लिफ्ट के सामने एक सफेद रंग का अजीब सा दिखने वाला जानवर आ गया, जिसे देखते ही लिन बहाना मारकर लिफ्ट से बाहर निकल गई। पर वो जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी उनके ही पीछे पीछे चल रहा था। पर लिन ने चीरो को चुपचाप सीधा चलने को कहा, चुपचाप सीधे चलते रहना। और ऐसे ही वो एक और लिफ्ट के सामने पहुंच गए, जिसका दरवाजा खुलते ही कई और सारे अजीब से दिखने वाले प्राणी उससे बाहर निकले। और तभी उनमें से एक प्राणी को इंसानी खुशबू का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही लिन से इस बारे में पूछा, मुझे इंसानी खुशबू आई है, कोई है क्या यहाँ पर तब तक लिन ने चीरो को धक्का मारकर उसे मोटे सफेद प्राणी के पीछे छुपा दिया था। जिसके बाद लिन ने उसी रोस्टेड छिपकली की मदद से उस आदमी का ध्यान भटका दिया
और साथ ही उसने चीरो को ऊपर जाने का इशारा किया और ये इशारा मिलते ही चीरो ने बड़ी मुश्किल से उस लीवर को ऊपर खींचा क्योंकि वो उस मोटे आदमी के पीछे दबी हुई थी। वो प्राणी साफ साफ चीरो को देख सकता था, पर इसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने चीरो को सही सलामत युबाबा के फ्लोर तक पहुंचा दिया, जिसके बाद वो खुद वहां से चला गया। पर जैसे ही चीरो ने उस दरवाजे को छुआ तो उस दरवाजे पर बनी बुढ़िया की मूर्ति ने उसे परमिशन न मांगने पर डांटना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंदर बैठी युबाबा ने अपनी उंगली के एक इशारे से चीरो को अपनी तरफ खींच लिया। जिसके बाद चीरो उड़ते हुए एक कमरे में पहुंच गई जहां 3 हरे रंग के सर मौजूद थे और वहीं एक टेबल पर युबाबा बैठी हुई थी। असल में युबाबा वही औरत थी जिसकी नजरों से हाकू ने उसे बचाया था और दरवाजे पर भी उसी की मूर्ति बनी हुई थी। युबाबा को अपने सामने देखते ही चीरो ने उससे काम मांगना शुरू कर दिया। मुझे काम दे दो प्लीज, मुझे काम की बहुत जरूरत है। जिससे परेशान होकर उसने अपने एक इशारे से चीरो के मुंह को सिल दिया। जिसके बाद उसने बताया कि असल में ये इमारत एक बाथ हाउस थी जहां 8 करोड़ आत्माएं समय बिताने आती है और वो सभी जानवर जैसे दिखने वाले प्राणी असल में आत्माएं थी जो इस बाथ हाउस के गेस्ट थे। साथ ही युबाबा का मानना था कि उन्हें इंसानों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी और चीरो के माता पिता ने जो खाने पर धावा बोला था उससे भी युबाबा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसीलिए उसने उन्हें पिग्स बना दिया था। अब वो चीरो को भी कोयला या फिर पिग बनाना चाहती थी, पर युबाबा ये भी जानती थी कि किसी ना किसी ने तो चीरो की उस तक पहुंचने में मदद जरूर की है और इसीलिए उसने उस आदमी का नाम जानने के लिए चीरो का मुंह खोल दिया। पर मुंह खुलते ही चीरो ने एक बार फिर जोर जोर से चिल्लाकर काम मांगना शुरू कर दिया। मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। जिससे युबाबा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और तभी अचानक कमरे में मौजूद सभी चीजें हिलने लगी और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। असल में ये आवाज युबाबा के जिद्दी और बिगड़ैल बच्चे की थी जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था और इसीलिए वो तुरंत उसे चुप कराने के लिए भागी। पर इधर चीरो अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उसके बढ़ते शोर की वजह से आखिरकार युबाबा उसे काम पर रखने के लिए मान ही गई और फिर उसने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा। पर जैसे ही चीरो ने उस कागज पर साइन किया तो युबाबा ने उस कागज से उसका नाम निकालते हुए उसका नाम सेन रख दिया और ये इतना अलग अनुभव था कि पूछे जाने पर चीरो ने भी अपना नाम सेन ही बताया। तभी हाकू भी उस कमरे में आया और युबाबा ने उसे चीरो का परिचय देते हुए उसे उस पर नजर रखने को कहा, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल गए। पर जब लिफ्ट में सेन ने हाकू से बात करने की कोशिश करी तो हाकू ने उसे पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया और अपना परिचय मास्टर हाकू के तौर पर करवाया। उसकी ये बात सेन के लिए काफी ज्यादा अजीब थी। इसके बाद वो लोग वर्कशॉप पर पहुंचे जहां बाकी आत्माएं सेन को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, पर युबाबा के ऑर्डर्स के आगे उनकी चल ही नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें मजबूरन सेन को अपनाना ही पड़ा और उसे एक बोझ की तरह देखते हुए उन्होंने उसे लिन के हवाले कर दिया। लिन चीरो के लिए खुश थी, पर इधर चीरो के दिमाग में अभी भी हाकू की ही बातें चल रही थी और इसीलिए उसने लिन से पूछा कि क्या बाथ हाउस में 2 हाकू हैं, जिस पर लिन ने उसे बताया कि बाथ हाउस में सिर्फ एक हाकू है जो युबाबा का सबसे वफादार था। चीरो को फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो रोने लग गई। अगले दिन सूरज निकलते ही युबाबा अपने पक्षी के साथ उसी की तरह एक चिड़िया बनकर बाथ हाउस से चली गई। जिसके बाद हाकू ने चीरो को कमरे में आकर उसे पुल पर मिलने को बुलाया और साथ ही उसे उसके माता पिता से मिलवाने का भी वादा किया और थोड़ी देर बाद ही चीरो उससे मिलने के लिए पुल पर पहुंच गई जहां एक फेसलेस आत्मा खड़ी हुई थी। पर इस बार चीरो ने अपनी सांस रोककर उस पुल को पार कर लिया और पुल के दूसरी तरफ से वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। जिसके बाद हाकू उसे एक फार्म पर ले गया जहां कई सारे पिग्स मौजूद थे और उन्हीं में से 2 पिग्स के सामने जाकर हाकू ने उसे बताया कि वही उसके माता पिता है जो ज्यादा खाना खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहे हैं। और ये देखकर चीरो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी हाकू ने उसे उसके माता पिता के कपड़े पकड़ाए जिनकी जरूरत उन्हें वापस जाते टाइम पड़ने वाली थी और उसी में से चीरो को एक फेयरवेल कार्ड मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और तब जाकर उसे अपना असली नाम याद आया क्योंकि युबाबा के जादू के बाद से ही वो खुद को सेन मान रही थी। जिस पर हाकू ने उसे बताया कि असल में युबाबा लोगों से उसका नाम छीन लेती है ताकि वो हमेशा उसके गुलाम बन जाए। यहाँ तक कि तो हाकू को भी अपना असली नाम याद नहीं था और एक बार कोई इंसान अपना नाम भूल जाए तो उसका वापस घर जाना नामुमकिन था। फिर अपनी कहानी बताने के बाद उसने चीरो को कुछ खाना दिया जिसके लिए पहले तो चीरो ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं खाना। पर जब हाकू ने उसे बताया कि उसने उस खाने पर उसकी ताकत वापस लाने के लिए एक खास जादू किया है तो वो तुरंत ही उसके लिए तैयार हो गई। पर इस खाने को खाते समय चीरो लगातार रो रही थी। इसके बाद हाकू ने उसे वापस पुल पर छोड़ दिया, पर जैसे ही चीरो ने पुल पार किया तो उसे आसमान में एक सफेद ड्रैगन दिखा
और उस वक्त वो फेसलेस आत्मा भी वहीं मौजूद थी। शाम होते ही शहर में बारिश होने लग गई और इसी बीच युबाबा भी वापस आ गई। उधर बाथ हाउस में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, जिसमें लिन और चीरो भी मौजूद थे। पर चीरो के लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था और तभी उसे और लिन को बड़े टब को साफ करने का काम दे दिया। थोड़ी देर बाद जब चीरो पानी खाली करने के लिए दरवाजे पर गई तो उसकी नजर बाहर खड़ी उसी फेसलेस आत्मा पर पड़ी और वो गीला ना हो जाए इसलिए उसने उसके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। और इधर लिन और चीरो बड़े टब को साफ करने में लगे हुए थे, जो बहुत ही ज्यादा गंदा था। और इसीलिए लिन ने चीरो को मैनेजर से हर्बल टैग लाने को कहा। चीरो, हर्बल टैग लेकर आओ। तभी युबाबा को किसी अनजान के आने का एहसास हुआ और वो चौकन्ना हो गई। उधर एक बहुत ही बड़ी और गंदी आत्मा धीरे धीरे बाथ हाउस की तरफ बढ़ रही थी और इधर मैनेजर ने चीरो को टैग देने से साफ इनकार कर दिया। और उस वक्त वो फेसलेस आत्मा भी वहीं पर मौजूद थी और जैसे ही मैनेजर को युबाबा का कॉल आया तो उसने हर्बल टैग उठाकर चीरो को पकड़ा दिया, जिसे लेकर वो तुरंत भाग गई। और टैग मिलते ही लिन ने उसे कामाजी के पास भेज दिया, जिसके बाद तेजी से टब में पानी भरने लग गया और लिन खाना लेने चली गई। जिसके बाद वही फेसलेस आत्मा वहां पर आई और उसने चीरो को कई सारे टैग देने की कोशिश करी, पर चीरो ने इसके लिए मना कर दिया। जिसके बाद वो आत्मा सभी टैग्स को जमीन पर घेर कर गायब हो गई और उसी वक्त टब से पानी बाहर निकलने लग गया। इधर युबाबा को उस बदबूदार आत्मा का पता लग गया था, इसलिए वो तुरंत ब्रिज के पास पहुंची। लेकिन वो आत्मा इतनी ज्यादा बदबूदार थी कि कोई उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और इसीलिए उसने अपनी नौकरों से उस आत्मा को अच्छे से नहलाने को कहा। इसे जल्दी से नहला दो। जिसके बाद ये काम चीरो के सर डाल दिया गया। पर यह काम चीरो के लिए आसान नहीं था, पर इसके बावजूद भी वो उस आत्मा को बड़ी मुश्किल से बड़े टब तक ले गई। और यहाँ युबाबा ने बाथ हाउस की सभी खिड़कियां खोलने का आदेश दे दिया। सभी खिड़कियां खोल दो। पर टब में मौजूद हर्बल वाटर उस आत्मा को साफ करने के काफी नहीं था और इसीलिए चीरो ने एक और टैग कामाजी तक भेज दिया। पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चीरो के पास टैग आए कहां से थे। पर जैसे ही चीरो पानी के हुक को खींचने के लिए टब पर चढ़ी तो उसका पैर फिसल गया और वो उसी गंदे पानी में गिर गई। और अंदर इतना ज्यादा गंद था कि वो उसी में धंस गई। पर तभी उस आत्मा ने उसे बाहर निकाल लिया। इसी बीच चीरो का हाथ उस आत्मा के शरीर पर लगे कांटे पर पड़ा और वो तुरंत ही उसे निकालने की कोशिश में लग गई। और फिर तभी लिन भी वहां पहुंच गई। पर जब चीरो ने उसे ये बात बताई तो युबाबा के कान खड़े हो गए और उसने सभी लोगों को उनकी मदद के लिए भेज दिया। जिसके बाद वो खुद भी नीचे आ गई। उसने जादू से चीरो को एक रस्सी पकड़ाते हुए कहा कि ये कोई बदबूदार आत्मा नहीं है। चीरो के रस्सी बांधते ही सभी लोगों ने उसे खींचना शुरू कर दिया। असल में वो कोई कांटा नहीं बल्कि साइकिल का हैंडल था, जो काफी सारे कबाड़ के साथ उस आत्मा के अंदर मौजूद थी। पर ये सब देखकर युबाबा बहुत खुश थी। और फिर सारा गंद निकलने के बाद एक अजीब सी शक्ल पानी से बाहर निकली और वो चीरो के हाथ में गोली पकड़ाकर गायब हो गई। पर पानी खत्म होने के बाद युबाबा की नजर जमीन पर पड़े सोने पर पड़ी। है सोना, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। पर तभी टब में मौजूद पानी फिर से उबलने लगा, जिसमें से वही शक्ल वाला एक ड्रैगन निकला और सीधा खिड़की से बाहर चला गया। उसके जाते ही युबाबा ने चीरो को गले लगा लिया। असल में वो महान नदी की आत्मा थी और चीरो के इस काम के चलते युबाबा ने जश्न का ऐलान कर दिया। उसी रात जब लिन चीरो के लिए खाना लेकर आई तो चीरो ने उसे हाकू के बारे में पूछा, जिस पर लिन ने उसे बताया कि अक्सर हाकू ऐसे ही कई दिनों के लिए गायब हो जाता है और कई लोगों का कहना था कि युबाबा उससे गलत काम करवाती थी। ये सुनकर चीरो अपनी ही सोच में खो गई कि तभी उसने वो गोली खाने की कोशिश करी जो नदी की आत्मा ने उसे दी थी। पर वो इतनी ज्यादा कड़वी थी कि वो उसे खा ही नहीं पाई। उधर रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो एक मेंढक सोने की तलाश में बड़े टब के पास पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात वही फेसलेस आत्मा से हुई और उसने मेंढक को सोना देना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मेंढक उसके पास गया तो वो उसे निगल गया। और थोड़ी देर बाद एक और आत्मा उस कमरे में आई। उस फेसलेस ने उसे भी सोना देना शुरू कर दिया। लो लो तुम भी चक्को चक्को चक्को, सोना चक्को, जितना मर्जी चक्को। और साथ ही खाना खाने की इच्छा भी जाहिर करी। उधर जब चीरो की आंख खुली तो सभी लोग कमरे से गायब थे। पर जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि कामाजी ने भी काम शुरू कर दिया था और पूरा बाथ हाउस ज्यादा से ज्यादा सोना कमाने की कोशिश में लगा हुआ था। असल में ये सब उसी फेसलेस आत्मा के लिए हो रहा था जो बड़े टब में बैठकर सभी पर सोने की बारिश कर रहा था। और साथ ही युबाबा भी अभी तक वापसी नहीं आई थी और इसका फायदा बाथ हाउस के कर्मचारी उठा रहे थे। पर चीरो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो वापिस अपनी बैल्कनी में चली गई।
जहां उसकी नजर उसी व्हाइट ड्रैगन पर पड़ी। पर उस वक्त उसे कई सारी सफेद चीजों ने घेरा हुआ था, जिससे उसे उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और इसीलिए वो पानी में चला गया। चीरो उसे पहचान पा रही थी कि तभी उसकी नजर उसका पीछा कर रही उन्हीं सफेद चीजों पर पड़ी, जो चिड़िया जैसी दिखती जरूर थी पर थी नहीं। और अब चीरो को लग रहा था कि वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि हाकू ही था, और इसीलिए वो उसे चिल्ला चिल्ला कर कमरे में आने को कह रही थी, कमरे में आओ, कमरे में आओ। और उसने करा भी कुछ ऐसा ही। वो ड्रैगन पूरी रफ्तार से चीरो के कमरे में घुस गया और खिड़की बंद करने की वजह से कई सारी कागज की सफेद चिड़ियां पीछे ही रह गई और धीरे धीरे वो वापस चली गई। पर उनके जाते ही वो ड्रैगन एक बार फिर बाहर निकला और सीधा युबाबा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये देखकर जब चीरो पीछे जाने लगी तो एक कागज की चिड़िया उसका पीछा करके उस पर चिपक गई। उधर फेसलेस आत्मा के लिए तो पूरा जश्न हो रहा था, जहां सभी आत्माएं उससे फायदा निकलवाने में पड़ी हुई थी। पर धीरे धीरे उस आत्मा का शरीर बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच चीरो भी उस भीड़ से निकलकर युबाबा के कमरे में जाना चाहती थी, पर रास्ता न मिलने पर वो गलती से उसी फेसलेस के सामने आ गई और उसे वहां देखकर मैनेजर ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पर उसकी ये बात फेसलेस को पसंद नहीं आई और उसने उस मैनेजर को उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद वो आत्मा खुद चीरो को सोना देने की कोशिश में लग गई। पर उस वक्त चीरो को सिर्फ जख्मी हाकू के पास पहुंचना था और इसीलिए वो उस फेसलेस आत्मा से माफी मांगकर वहां से चली गई। पर उसके जाने के बाद एक आदमी ने एक बार फिर चीरो की तरफ से उस आत्मा से माफी मांगी, पर वो गुस्से में उस आदमी के साथ साथ एक औरत को भी निगल गया, जिसे देखकर वहां भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ। उधर चीरो खिड़की के रास्ते से युबाबा के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम था। और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि युबाबा भी वापस आ चुकी थी। पर फिर भी चीरो किसी न किसी तरह से कमरे की खिड़की तक पहुंच ही गई, पर वो खिड़की अंदर से बंद थी, जिसे खोलने के लिए उसने जोर जोर से खिड़की पर धक्का मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उस कागज की चिड़िया ने नीचे से जाकर कुंडी खोल दी, जिसके चलते चीरो सीधा कमरे में गिर गई। पर गलती से वो युबाबा के बच्चे के कमरे में पहुंच गई और तभी उसे युबाबा की आवाज सुनाई दी, जो फेसलेस आत्मा के अंदर आने के पीछे मैनेजर को दोषी बता रही थी। और फोन काटते ही उसने हाकू को भी खत्म करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। जिसके बाद युबाबा अपने बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर चीरो तुरंत तकियों के एक ढेर में छुप गई। पर बदकिस्मती से वो बच्चा भी उसी ढेर में सो रहा था। और जैसे ही युबाबा उसे अलविदा कहकर वहां से निकली तो उस बच्चे ने चीरो का हाथ जोर से पकड़कर उसके साथ खेलने की जिद शुरू कर दी। और जब चीरो ने उसके साथ खेलने से मना किया तो वो जोर जोर से रोने की धमकी देने लग गया। और साथ ही उसने चीरो पर यह आरोप लगाया कि वो जानबूझकर बाहर के जर्म्स उस कमरे में लाई थी ताकि वो उसे बीमार कर सके। और जब चीरो की लाख मनाने पर भी वो नहीं माना तो चीरो को मजबूरन अपना हाथ पर लगा खून उसे दिखाना पड़ा, जिसे देखते ही उसने हाथ छोड़ दिया और जोर जोर से रोने लग गया। इधर चीरो पूरी रफ्तार से हाकू की तरफ भागी और उसे होश में लाने की कोशिश में लग गई। और तभी युबाबा के पालतू पक्षी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया और साथ ही उन 3 हरे सरों ने हाकू को नीचे ढकेलना शुरू कर दिया। पर तभी वो बच्चा भी वहां पर पहुंच गया और सभी का ध्यान उस पर चला गया। पर अभी भी उस बच्चे की जिद सिर्फ चीरो के साथ खेलने की थी। लेकिन उसी वक्त अचानक से उस कागज की चिड़िया से युबाबा की आवाज आने लगी और अगले ही सेकंड उस कागज की चिड़िया ने युबाबा का रूप ले लिया। पर असल में वो युबाबा नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी। और उसने तुरंत ही उस बच्चे को एक चूहे में, उस पंछी को एक मक्खी में और 3 हरे सरों को उस बच्चे में बदल दिया। जिसके बाद उसने चीरो का धन्यवाद करके उससे ड्रैगन को मांगा। और जब चीरो ने उससे सवाल किया तो उसने बताया कि असल में उस ड्रैगन ने युबाबा के कहने पर उसके घर से एक बहुत ही कीमती मोहर चुराई थी, जो उसे वापस चाहिए थी। और साथ ही उसने बताया कि उसने अपनी मोहर की रखवाली के लिए एक जादू किया हुआ था, जिससे उस चुराने वाले का मरना तय था। उसी वक्त वो नकली बच्चा उस चूहे और मक्खी को मारने की कोशिश में लग गया, जिसे बचाने के लिए वो दोनों चीरो के पास आ गए। पर इस सब के बीच युबाबा की बहन का ध्यान उस तरफ चला गया और उसी वक्त वो ड्रैगन होश में आ गया। उसने अपनी पूंछ से उस कागज की चिड़िया को मार दिया, जिसके चलते युबाबा की बहन भी गायब हो गई। पर इस चक्कर में वो चारों नीचे गिर गए। गहराई काफी ज्यादा होने की वजह से वो लोग काफी समय तक हवा में थे। और उसी दौरान चीरो को कुछ झलक दिखाई दी,
जिसमें वो उसी ड्रैगन पर पानी में थी। तभी वो ड्रैगन उन लोगों को लेकर कामाजी के बॉयलर रूम में पहुंच गया, पर अभी भी उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिसे देखकर कामाजी ने उसे बताया कि असल में ड्रैगन के अंदर ही कुछ ऐसा था जो उसे मार रहा था। और ये सुनते ही चीरो ने उसके मुंह में उसी गोली का टुकड़ा रख दिया जो उसे नदी वाली आत्मा ने दिया था। गोली के मुंह में जाते ही ड्रैगन जोर जोर से तड़पने लगा। और कुछ ही पल बाद उसने काले रंग की एक चीज बाहर फेंकी। असल में ये वही मोहर थी जिसने उसे युबाबा की बहन के घर से चुराया था, और उस मोहर की रखवाली एक काले रंग का कीड़ा कर रहा था, जिसने बाहर आते ही भागना शुरू कर दिया। और जब चीरो उसे पकड़ने के लिए गई तो उसने गलती से उस पर पैर रख दिया, जिससे वो वहीं पर खत्म हो गया। जिसके बाद चीरो ने कामाजी को उस मोहर की सच्चाई के बारे में बताया, और इधर कामाजी तुरंत ही जनीबा को पहचान गए। और उसी वक्त हाकू भी अपने असली रूप में आ गया, पर उसे अभी भी आराम की काफी जरूरत थी, और इसीलिए कामाजी के दवाई देने के बाद उन्होंने उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। जिसके बाद कामाजी ने उसे हाकू के अतीत के बारे में बताया। असल में हाकू भी चीरो की ही तरह एक दिन अचानक से उस शहर में आया था, और वो किसी भी हाल में जादू सीखना चाहता था, और इसीलिए कामाजी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने युबाबा का चेला बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जिसके बाद वो उसमें फंसता ही चला गया। और ये कहानी सुनते ही चीरो ने उस मोहर को वापस जनीबा तक पहुंचाने का फैसला किया, ताकि वो इसके बदले में हाकू के लिए मदद मांग सके। अब ये सुनकर कामाजी बहुत हैरान थे, क्योंकि जनीबा बहुत खतरनाक थी, पर चीरो किसी भी खतरे को पार करने को तैयार थी। और इसीलिए कामाजी अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लग गए, और तब तक लिन भी वहां पर पहुंच गई। उसने चीरो को बताया कि युबाबा उसे ढूंढ रही है, क्योंकि वो फेसलेस आत्मा ने एक राक्षस का रूप ले लिया था, और वो सिर्फ सेन से ही बात करना चाहता था, जो असल में चीरो ही थी। तभी कामाजी ने वापिस आकर उसे 4 ट्रेन टिकट पकड़ाई, जो कई साल पुरानी थी, और साथ ही उसे 6th स्टेशन दलदली दरिये पर उतरने को कहा। पर कामाजी के मुताबिक उस स्टेशन से वापिस आने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, पर इसके बावजूद भी चीरो ने वहां जाने का मन बना लिया था। अब वहां जाने से पहले उसका युबाबा के पास जाना जरूरी था, और इसीलिए वो हाकू से वापिस आने का वादा करके सीधा युबाबा के पास पहुंच गई। पर युबाबा अपने ही बच्चे को बेहुदा चूहा बोलकर चीरो को डांटने में लग गई। जिसके बाद उसने चीरो को किसी भी हाल में फेसलेस आत्मा को बाथ हाउस से बाहर निकालने को कहा। कमरे के अंदर जाते ही चीरो के सामने वही फेसलेस आत्मा खड़ी थी, जो अब एक राक्षस में बदल गई थी, और उसने चीरो को अलग अलग खाने की चीजों के साथ साथ सोना भी ऑफर करना शुरू कर दिया था। पर चीरो को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, और वो चाहती थी कि वो आत्मा चुपचाप बाथ हाउस से बाहर चली जाए बस। पर वो आत्मा इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे उस वक्त सिर्फ सेन चाहिए थी। पर जैसे ही उसने अपना हाथ चीरो की तरफ आगे बढ़ाया तो उस चूहे ने उसके हाथ पर काट लिया। और जैसे ही वो चूहे को मारने वाला था तो वो मक्खी उस चूहे को वापस चीरो के पास ले आई। जिसके बाद चीरो ने उस आत्मा के मुंह में उस गोली का टुकड़ा डाल दिया जो उसने हाकू को खिलाई थी, और उस गोली के अंदर जाते ही उस आत्मा ने उल्टी करना शुरू कर दिया, और उसे ऐसा करते देख चीरो पूरी रफ्तार से बाहर की तरफ भागी, जिसके पीछे पीछे वो आत्मा भी सभी तरफ उल्टी करते हुए भाग रही थी। और इसी दौरान युबाबा ने उस आत्मा को रोकने की कोशिश करी, पर उसने युबाबा के ऊपर भी उल्टी कर दी, और इधर चीरो उसे लगातार अपने पीछे बुला रही थी, और वो बदला लेने की फिराक में उसका पीछा कर भी रहा था। और देखते ही देखते चीरो बाहर पहुंच गई, जहां लिन पहले से ही नाव में उसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वो नाव में बैठी तो वो मक्खी और चूहा भी उसके साथ आ गए। जिसके बाद चीरो ने एक बार फिर उस आत्मा को आवाज मारकर अपने पास बुलाया, ओ हेलो, इधर आ। और जब लिन ने उससे पूछा कि आखिर वो उस आफत को क्यों बुला रही है, तो चीरो ने उसे जवाब दिया कि वो जो आत्मा है ना, सिर्फ बाथ हाउस में ही खतरनाक हो जाती है, इसलिए उसका बाथ हाउस से दूर रहना बहुत जरूरी है। लिन ने अपनी नाव से चीरो को रेलवे ट्रैक तक छोड़ दिया, जहां से उसे स्टेशन तक पैदल जाना था। पर जाने से पहले लिन ने चीरो से वापस आने का वादा मांगा, क्योंकि वो उसका इंतजार करने वाली थी। और साथ ही उसने उस फेसलेस आत्मा को भी धमकाया, जो अभी भी चीरो के ही पीछे जा रही थी। कुछ ही पल बाद ट्रेन भी आ गई, और वो चारों टीसी को टिकट देकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। उधर हाकू को भी होश आ गया था, और उसने उठते ही सबसे पहले कामाजी से चीरो के बारे में पूछा, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। दूसरी तरफ युबाबा सेन की वजह से हुए नुकसान को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा थी, और अब उसे लग रहा था कि सेन अपने माता पिता को छोड़कर भाग गई थी। तभी हाकू भी वहां पर पहुंच गया, और उसने युबाबा को इशारों ही इशारों में उसके बच्चे के बारे में अंदेशा दिया। जिसके बाद युबाबा ने पास ही में बैठे उस नकली बच्चे पर एक जादू किया, जिससे वो वापस अपने असली रूप में आ गया। और ऐसा होते ही युबाबा के सामने पड़ा सोना भी खाक हो गया।
पर उस वक्त युबाबा को सिर्फ अपने बच्चे से फर्क पड़ता था, और पड़ेगा भी, क्योंकि माँ जो थी, इसीलिए वो चारों तरफ उसे ढूंढने में लग गई। और लाख कोशिशों के बाद भी जब उसे अपना बच्चा कहीं नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। जिसके बाद हाकू ने उसे बताया कि उसका बच्चा जनीबा के पास है, पर वो उसे वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है, पर बस एक शर्त पर, कि युबाबा सेन और उसके माता पिता को वापस इंसानी दुनिया में भेज देगी। ये शर्त पूरी कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊंगा। उधर काफी देर तक सफर करने के बाद चीरो और उसके साथी 6 स्टेशन पर पहुंच ही गए, जहां उनका स्वागत एक लैंप लाइट ने किया और वो उन्हें रास्ता दिखाते हुए एक घर पर ले गई। और वो घर किसी और का नहीं बल्कि ज़ेनिबा का ही था, जिसने उन सभी का स्वागत बड़े प्यार से किया। और घर के अंदर आते ही चीरो ने वो मोहर ज़ेनिबा को वापस कर दी, और साथ ही उसने पैरों तले कुचले गए उस कीड़े के बारे में भी उसे बता दिया। और ये सुनते ज़ेनिबा जोर जोर से हंसने लगी। असल में वो कीड़ा ज़ेनिबा ने नहीं बल्कि युबाबा ने हाकू के अंदर डाला था, ताकि वो हमेशा उसे अपने काबू में रख सके। अपनी बात खत्म करने के बाद ज़ेनिबा ने उन सभी को टेबल पर बैठने को कहा, पर तभी चीरो ने उसे उस चूहे और मक्खी को वापस उनके रूप में लाने को कहा। इसलिए ज़ेनिबा ने उन दोनों को एक चरखे पर भगाना शुरू कर दिया। और खाना खाते हुए उसने चीरो को बताया कि वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनके जादू के नियमों के खिलाफ। और खाना खत्म होने के बाद चीरो को छोड़कर सभी लोग ज़ेनिबा के साथ बैठे हुए थे, पर इधर चीरो को अभी भी हाकू की ही फिक्र हो रही थी, और इसलिए उसने तुरंत ही वापस जाने का फैसला किया। और जब उसने ये बात ज़ेनिबा को बताई तो उसने उसे एक खास रबड़ बैंड दिया जो उसकी हिफाजत के लिए था। पर तभी अचानक से खिड़की पर तेज हवा का झोंका आया, जिसे सुनते ही ज़ेनिबा समझ गई थी कि कोई तो है जो उसके घर आ रहा था, और इसीलिए उसने चीरो से दरवाजा खोलने को कहा। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने हाकू अपने उसी ड्रैगन रूप में बैठा हुआ था, जिसे देखते ही चीरो बहुत ज्यादा खुश हुई। और ज़ेनिबा ने भी हाकू को उसके घर में चोरी करने के लिए माफ कर दिया, जिसके बाद उसने फेसलेस आत्मा को छोड़कर सभी को अलविदा कहा। अलविदा मेरे दोस्तों, क्योंकि वो चाहती थी कि वो आत्मा उसी के साथ रहकर उसकी काम में मदद करे। जाने से पहले चीरो ने ज़ेनिबा को दादी माँ कहकर गले लगाया, और साथ ही उसे अपना असली नाम भी बता दिया। और इधर ज़ेनिबा को पूरा यकीन था कि चीरो सब कुछ सही कर लेगी। जिसके बाद वो सभी लोग हाकू पर बैठकर उड़ गए, लेकिन रास्ते में चीरो को एक बार फिर वही पानी वाली झलक दिखाई दी। जिसके बाद उसने हाकू को बताया कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक बार वो नदी में गिर गई थी। जिसके बाद लोगों ने उस नदी को सुखाकर उस पर इमारतें बना दी, और उस नदी का नाम था कोहाकू नदी, जिसका मतलब था कि हाकू का असली नाम भी कोहाकू था। और चीरो की ये बात सुनते ही हाकू वापिस अपने असली रूप में आ गया, और उसने सबसे पहले चीरो का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे अपना असली नाम याद आ गया था। और साथ ही उसे ये भी याद आ गया था कि वो चीरो से पहली बार कैसे मिला था। असल में उनकी मुलाकात तब हुई थी जब चीरो अपने जूते के पीछे भागते हुए पानी में गिर गई थी, और हाकू ने उसे बचाया था। इसके बाद वो चारों वापिस बाथ हाउस आ गए, जहां बाहर खड़ी युबाबा उनका इंतजार कर रही थी, और बाकी सारे लोग भी वही मौजूद थे। वहां पहुंचते ही उस मक्खी ने युबाबा का बच्चा उसके सामने रख दिया, जिसे देखकर युबाबा बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरे बेटे, तू आ गया। और तभी हाकू ने उसे उसके वादे के बारे में याद दिलाया, जिसके मुताबिक उसे चीरो और उसके माता पिता को आजाद करना था। पर युबाबा को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पर तभी उसके बच्चे ने चीरो की सिफारिश करते हुए बताया कि उसने उसका कितना ख्याल रखा था, और साथ ही युबाबा को धमकी भी दी थी कि अगर उसने चीरो को परेशान किया तो वो उससे दूर चला जाएगा, दूर। तभी चीरो सामने आई, और उसने युबाबा को बताया कि हाकू ने उसे रूल के बारे में पहले ही बता दिया था। असल में उस शहर में एक रूल था, जिसके मुताबिक अगर चीरो अपने माता पिता, जो कि उस वक्त पिग्स के रूप में थे, उन्हें पहचानने में नाकाम हो गई तो उसका आजाद होने का सपना सपना ही रह जाएगा। पर अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो वो युबाबा के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाएगी। और इसी रूल के मुताबिक युबाबा उसे उन पिग्स के सामने लेकर गई, और उसे अपने माता पिता को पहचानने के लिए सिर्फ एक ही मौका दिया गया। देख लो, जो भी तुम्हारे माता पिता अगर पहचान लिया तो ले जाना घर पे। लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद चीरो का कहना था कि उनमें से कोई भी उसके माता पिता नहीं है, और ये जवाब मिलते ही कॉन्ट्रैक्ट अपने आप गायब हो गया, जिसका मतलब था कि वो जीत गई। और ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, और उन सभी को अलविदा कहकर चीरो हाकू के साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए भागी, और हाकू ने उसे नदी के पास छोड़ दिया, जो अब चीरो के लिए गायब हो चुकी थी, गायब।
पर हाकू को फिलहाल इससे आगे जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी युबाबा के कॉन्ट्रैक्ट से आजाद नहीं हुआ था। पर अब उसे अपना असली नाम याद था, तो उसने चीरो से जल्द ही मिलने का वादा किया। जिसके बाद चीरो हाकू को अलविदा कहकर उसी गुफा के पास पहुंच गई, जहां उसके माता पिता पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। पर उन दोनों को ही कुछ भी याद नहीं था, और उन्हें तो अंदेशा भी नहीं था कि उन दोनों के बात न सुनने की वजह से चीरो ने पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ झेला था। पर अब अपने माता पिता के साथ होने की वजह से वो काफी खुश थी, और वो चाहकर भी अपनी जिंदगी के ये दिन नहीं भूल सकती थी।